मिसेस मांथा रिचर्ड्स ने दूसरी रो में खिड़की के साथ पहली कुर्सी पर बैठे हुए उस लड़के को चौथी बार घूरा। वो इस वक्त भी बड़ी बेनियाजी से खिड़की के सब बाहर देखने में मसरूफ़ था। वक्तन फ़वक्तन वो बाहर से नज़रें हटाता, एक नज़र मिसेस मांथा को देखता, उसके बाद फिर इसी तरह बाहर झांकने लगता। इस्लामाबाद के गैर मुल्की स्कूल में वो आज पहले दिन इस क्लास की बायोलॉजी पढ़ाने के लिए आई थी। वो एक डिप्लोमेट की बीवी थी और कुछ दिन पहले ही इस्लामाबाद अपने शौहर के साथ आई थी। टीचिंग इनका प्रोफेशन था और जिस मुल्क में उनके शौहर की पोस्टिंग हुई वो वहाँ सफारत खाना से मुंसलिक स्कूल्स में पढ़ाती रहीं। अपने से पहले बायोलॉजी पढ़ाने वाली टीचर मिसेस मैरीन की स्कीम ऑफ वर्क को जारी रखते हुए उन्होंने क्लास के साथ कुछ इब्तदाई तारुफ और गुफ्तगू के बाद दिल और निज़ाम दौरान खून की डायग्राम राइटिंग बोर्ड पर बनाते हुए उसे समझाना शुरू किया। डायग्राम की वजाहत करते हुए उन्होंने इस लड़के को खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा। पुरानी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अपनी नज़रें इस लड़के पर मरकूज़ रखे हुए उन्होंने अचानक बोलना बंद कर दिया। क्लास में यकदम खामोशी छा गई। उस लड़के ने सर घुमाकर अंदर देखा। मिसेस मांथा रिचर्ड्स से उसकी नज़रें मिली। मिसेस मांथा मुस्कुराईं और एक बार फिर उन्होंने अपना लेक्चर देना शुरू किया। कुछ देर तक उन्होंने इस तरह बोलते हुए अपनी नज़रें उस लड़के पर रखीं जो अब अपने सामने पड़ी नोटबुक पर कुछ लिखने में मसरूफ़ था। इसके बाद मिसेस मांथा ने अपनी तवज्जो क्लास में मौजूद दूसरे स्टूडेंट्स पर मरकूज़ कर ली। उनका ख्याल था वो खासा शर्मिंदा हो चुका है, वो बाहर नहीं देखेगा, मगर अब सिर्फ 2 मिनट के बाद उन्होंने एक बार फिर खिड़की के बाहर मुतवज्जो देखा। वो एक बार फिर बोलते बोलते खामोश हो गई। बिला तवक्कुफ़ उस लड़के ने गर्दन मोड़कर फिर उनकी तरफ देखा। इस दफ़ा मिसेस मांथा मुस्कुराई नहीं बल्कि कदरे संजीदगी से उसे देखते हुए एक बार फिर लेक्चर देना शुरू कर दिया। चंद लम्हे गुजरने के बाद उन्होंने राइटिंग बोर्ड को देखने के बाद दोबारा इस लड़के को देखा तो वो एक बार फिर खिड़की से बाहर कुछ देखने में मसरूफ़ था। इस बार गैर महसूस तरीके पर उनके चेहरे पर कुछ नाराज़ी नमूदार हुई और वो कुछ झंझलाए हुए खामोश हो गईं। उनके खामोश होते ही इस लड़के ने खिड़की के बाहर से अपनी नज़रें हटा की तरफ देखा। इस बार इस लड़के के माथे पर भी कुछ शिकनें थीं। एक नज़र मिसेस मांथा की नागवारी से देखकर वो एक बार फिर खिड़की से बाहर देखने लगा। इसका अंदाज़ इस कदर तौहीन आमेज़ था कि मिसेस मांथा रिचर्ड्स का चेहरा सुर्ख हो गया। सलार, तुम क्या देख रहे हो? उन्होंने सख्ती से पूछा। नथिंग, एक लफ्ज़ी जवाब आया। वो अब चुभती हुई नज़रों से उन्हें देख रहा था। तुम्हें पता है मैं क्या पढ़ा रही हूँ? होप सो, उसने इतने रूड अंदाज में कहा कि मांथा रिचर्ड ने यकदम हाथ में पकड़ा हुआ मार्कर कैप से बंद करके टेबल पर फेंक दिया। ये बात है तो फिर यहाँ आओ और डायग्राम बनाकर इसको लेबल करो। उन्होंने स्पंज के साथ राइटिंग बोर्ड को साफ़ करते हुए कहा। यके बाद दिगरे लड़के के चेहरे पर कई रंग आए। उन्होंने क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट्स को आपस में नज़रों का तबादला करते देखा। वो लड़का अब सर्द नज़रों के साथ मांथा रिचर्ड्स को देख रहा था। जैसे ही उन्होंने राइटिंग बोर्ड से आखिरी निशान साफ़ किया वो अपनी कुर्सी से एक झटके के साथ उठा। तेज़ कदमों के साथ उसने टेबल पर पड़ा हुआ मार्कर उठाया। बरक़ रफ्तारी के साथ राइटिंग बोर्ड पर डायग्राम बनाने लगा। पूरे 2 मिनट 57 सेकंड के बाद उसने मार्कर पर कैप लगाकर उसे इस मेज़ पर इसी अंदाज में उछाला जिस अंदाज में मांथा रिचर्ड्स ने उछाला था और मांथा की तरफ देखे बगैर अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। मिसेस रिचर्ड्स ने उसे मारकर उछालते या अपनी कुर्सी की तरफ जाते नहीं देखा था। वो भी यकीनी के आलम में राइटिंग बोर्ड पर 3 मिनट से भी कम अरसे में बनाई जाने वाली इस लेबल डायग्राम को देख रही थी जिसे बनाने में उन्होंने 10 मिनट लिए थे और वो उनकी डायग्राम से ज़्यादा अच्छी थी। वो कहीं भी मामूली सी गलती भी नहीं ढूंढ सकी। कुछ खफीफ से होते हुए उन्होंने गर्दन मोड़कर एक बार फिर उस लड़के को देखा जो फिर खिड़की से बाहर देख रहा था। वसीम ने तीसरी बार दरवाज़े पर दस्तक दी। इस बार अंदर से मामा की आवाज़ आई। कौन है? मामा, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। वसीम ने दरवाज़े से अपना हाथ हटाए हुए कहा। अंदर खामोशी छा गई। कुछ देर बाद दरवाज़े का लॉक खुलने की आवाज़ आई। वसीम ने दरवाज़े के हैंडल को घुमाकर दरवाज़ा खोला और मामा इसकी जानब पुश्त की अपने बेड की तरफ बढ़ी। तुम्हें इस वक्त क्या काम आन पड़ा है मुझसे? आखिर तुमने इतनी जल्दी दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया था? अभी तो 10 बजे हैं। वसीम कमरे में दाखिल होता हुआ बोला। बस नींद आ रही थी मुझे। वो बेड पर बैठ गई। वसीम इसका चेहरा देखकर चौंक गया। तुम रो रही थी? बेख्तियार उसके मुँह से निकला। मामा की आंखें सुर्ख और सूजी हुई थीं और वो उससे नज़रें चुराने की कोशिश कर रही थी। नहीं रो रही थी, बस सर में कुछ दर्द हो रहा था। मामा ने मुस्कुराने की कोशिश की।
वसीम ने उसके पास बैठते हुए उसका हाथ पकड़कर टेम्परेचर चेक करने की कोशिश की, कहीं बुखार तो नहीं। उसने कुछ तशवीश भरे लहजे में कहा, फिर हाथ छोड़ दिया। बुखार तो नहीं है, फिर तुम कोई टैबलेट ले लेती। मैं ले चुकी हूँ। अच्छा तुम सो जाओ, मैं बातें करने आया था, मगर अब इस हालत में क्या बातें करूँगा तुमसे। वसीम ने कदम बाहर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। उमा ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, वो खुद भी उठकर उसके पीछे गई और वसीम के बाहर निकलते ही उसने दरवाजे को फिर लॉक कर लिया। बेड पर औंधे मुंह लेटकर उसने तकिए में मुंह छुपा लिया। वो एक बार फिर हिचकियों के साथ रो रही थी। 13 साल का वो लड़का इस वक्त टीवी पर म्यूज़िक शो देखने में मसरूफ़ था। जब तैयबा ने अंदर झांका, बेयकीनी से उन्होंने अपने बेटे को देखा, फिर कुछ नाराज़गी के आलम में अंदर चली आईं। ये क्या हो रहा है? उन्होंने अंदर आते ही कहा। टीवी देख रहा हूँ। उसने टीवी से नज़रें नहीं हटाईं। टीवी देख रहा हूँ? फॉर गॉड सेक, तुम्हें एहसास है कि तुम्हारे पेपर्स हो रहे हैं? तैयबा ने उसके सामने आते हुए कहा। सो व्हाट? उस लड़के ने इस बार कुछ खफगी से कहा। सो व्हाट? तुम्हें इस वक्त अपने कमरे में किताबों के दरमियान होना चाहिए, ना कि यहाँ इस बेहुदा शो के सामने, तैयबा ने डांटा। मुझे जितना पढ़ना था मैं पढ़ चुका हूँ, आप सामने से हट जाएं। उसके लहजे में नागवारी आ गई। फिर भी उठो और अंदर जाकर पढ़ो, तैयबा ने उसके इसी तरह खड़े खड़े उससे कहा। न मैं यहाँ से उठूँगा और ना अंदर जाकर पढ़ूँगा। मेरी स्टडीज़ और पेपर्स मेरा मसला है, आपका नहीं। अब तुम्हें इतनी परवाह होती तो स्टडीज़ की तो इस वक्त तुम यहाँ बैठे होते। स्टेप असाइड, उसने तैयबा के जुमले को नज़रअंदाज करते हुए बड़ी बदतमीज़ी के साथ हाथ के इशारे से कहा। आज तुम्हारे पापा आ जाएं तो मैं उनसे बात करती हूँ। तैयबा ने उसे धमकाने की कोशिश की। अभी बात कर लें, क्या होगा? पापा क्या कर लेंगे? जब मैं आपको बता चुका हूँ कि मुझे जितनी तैयारी करनी है मैंने कर ली है, फिर आपको क्या मसला है? ये तुम्हारे इम्तहानात हैं, तुम्हें एहसास होना चाहिए इस बात का। तैयबा ने यकदम अपने लहजे को नरम करते हुए कहा। मैं कोई 2-4 साल का बच्चा नहीं हूँ कि मेरे आगे पीछे फिरना पड़े आपको। मैं अपने मामलात में आपसे ज़्यादा समझदार हूँ। ये 3rd क्लास किस्म के जुमले मुझसे मत बोला करें। एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, स्टडीज़ पर ध्यान दो। इस वक्त में तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए। मैं तुम्हारे फादर से बात करूँगी। व्हाट अ रबिश। वो बात करते करते गुस्से में सोफ़े से उठकर खड़ा हो गया। हाथ में पकड़ा हुआ रिमोट उसने पूरी कुव्वत से सामने वाली दीवार पर दे मारा और पाँव पटकता हुआ कमरे से निकल गया। कुछ बेबसी और खिफत के आलम में तैयबा उसे कमरे से बाहर निकलते हुए देखती रही। फिलोमिना फ्रांसिस ने अपने हाथ में पकड़े पैकेट मेज़ पर रखते हुए एक नज़र हॉल में दौड़ाई। पेपर शुरू होने में अभी 10 मिनट बाकी थे और हॉल में मौजूद स्टूडेंट्स किताबें, नोट्स और नोटबुक पकड़े हुए तेज़ी से सफ़े आगे पीछे करते उन पर आखिरी नज़रें डाल रहे थे। उनकी जिस्मानी हरकत से उनकी परेशानी और इज़्तिराब का इजहार हो रहा था। फिलोमिना फ्रांसिस के लिए ये एक बहुत मानूस सीन था। फिर उनकी नज़रें हॉल के तकरीबन दरमियान में बैठे हुए सालार पर जा ठहरीं। 25 स्टूडेंट्स में इस वक्त वो वाहिद स्टूडेंट था जो इत्मीनान से अपनी कुर्सी पर टांग लगे बैठा था। एक हाथ में स्केल पकड़े आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने जूते पर मारते हुए वह इत्मीनान से इधर उधर देख रहा था। फिलोमिना के लिए यह सीन भी नया नहीं था। अपने 7 साल कैरियर में उन्होंने पेपर्स के दौरान सालार को इसी बेफिक्री और लापरवाही का मुजाहरा करते हुए पाया था। 9:02 पर उन्होंने सालार के पास से गुजरते हुए उसे MCQs पर मबनी ऑब्जेक्टिव पेपर थमा दिया। 30 मिनट के बाद उनसे वो पेपर लेना था। 9:10 पर उन्होंने सालार को अपनी कुर्सी से खड़ा होते हुए देखा। उसके खड़े होते ही हॉल में इसके पीछे मौजूद तमाम स्टूडेंट्स ने सर उठाकर उसे देखा। वो पेपर हाथ में लिए फिलोमिना फ्रांसिस की तरफ जा रहा था। फिलोमिना फ्रांसिस के लिए ये भी नया सीन नहीं था। वो पहले भी यही कुछ देखती आई थी। 30 मिनट में हल किया जाने वाला पेपर वो 8 मिनट में हल करके उनके सर पर खड़ा था। पेपर को दोबारा देख लो, उन्होंने ये जुमला उससे नहीं कहा था। वो जानती थी कि इसका जवाब क्या होगा। मैं देख चुका हूँ। अगर वो एक बार फिर पेपर देखने पर मजबूर करती तो वो हमेशा की तरह पेपर्स ले जाकर अपनी कुर्सी के हत्थे पर रख कर बाजू सीने पर लपेट कर बैठ जाता। उन्हें याद नहीं था कभी इसने उनके कहने पर पेपर्स को दोबारा चेक किया हो। वो ये तस्लीम करती थी कि उसे इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। उसके पेपर्स में किसी भी एक गलती को ढूंढना बहुत मुश्किल काम था। उन्होंने हल्की मुस्कुराहट से उसके हाथ से पेपर पकड़ लिया। तुम जानते हो सालार, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना क्या है? उन्होंने पेपर पर नज़र डालते हुए कहा।
कि मैं तुम्हें 30 मिनट का पेपर 30 मिनट के बाद सबमिट करवाते हुए देखूं। वो उनकी बात पर खफीफ से अंदाज में मुस्कुराया। आपकी ये ख्वाहिश इस सूरत में पूरी हो सकती है मैम, अगर मैं ये पेपर 150 साल की उम्र में हल करने बैठूं। नहीं, मेरा ख्याल है 150 साल की उम्र में तुम ये पेपर 10 मिनट में कर लोगे। इस बार वो हंसा और वापस मुड़ गया। फिलोमिना फ्रांसिस ने एक नज़र उसके पेपर के सफ़ात को उलट पलट कर देखा। एक सरसरी सी नज़र में भी उन्हें यह बताने के लिए काफ़ी थी कि वो इस पेपर में कितने नंबर गंवाएगा। 0। सलमा ने अपनी बेटी के हाथों में गिफ्ट पेपर में लिपटे हुए पैकेट को हैरानी से देखा। ये क्या है मामा? तुम तो मार्केट गई थी, शायद कुछ किताबें लेनी थी तुम्हें। हाँ अम्मी, मुझे कुछ किताबें ही लेनी थी, मगर मैं किसी को तोहफे देने के लिए। किसको तोहफ़ा देना है? वो लाहौर में एक दोस्त है मेरी, उसकी सालगिरह है, उसके लिए ख़रीदा है। कोरियर सर्विस के ज़रिए भेजूँगी क्योंकि मुझे तो अभी यहाँ रहना है। लाओ फिर मुझे दे दो ये पैकेट, मैं वसीम को दूँगी, वो भिजवा देगा। नहीं अम्मी, मैं भी नहीं भिजवाऊँगी, अभी इसकी सालगिरह की तारीख़ नहीं आई। सलमा को लगा जैसे यकदम वो घबरा गई हो। उन्हें हैरानी हुई, क्या यह घबराने वाली बात थी? 3 साल पहले वो मामा की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था, उन्हें और उनके शोहर हाशिम को। वो तब अपनी बेटी के बारे में बहुत फ़िक्रमंद थी और हाशिम उनसे ज़्यादा, मगर पिछले 3 साल में सब कुछ ठीक हो गया था। वो दोनों अब उसकी तरफ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन थे। ख़ास तौर पर असजद से उनकी निस्बत तय करके वो जानती थी मामा असजद को पसंद करती है, और सिर्फ वही नहीं, असजद को कोई भी पसंद कर सकता था। वो हर लिहाज से एक अच्छा लड़का था। वो ये भी जानती थी कि वो असजद से निस्बत तय होने पर बहुत खुश हुई थी। असजद और उसके दरमियान पहले भी खासी दोस्ती और बेतकल्लुफ़ी थी, मगर बाज़ दफ़ा उन्हें लगता जैसे वो वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत चुप होती जा रही है। वो पहले ऐसी नहीं थी, मगर अब वो स्कूल जाने वाली बच्ची तो नहीं रही, मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट है, फिर वक्त भी कहाँ होता है उसके पास। सलमा हमेशा ख़ुद को तसल्ली दे देती। वो उनकी सबसे छोटी बेटी थी। बड़ी दोनों बेटियों की वो शादी कर चुकी थी, एक बेटे की भी शादी कर चुकी थी, जबकि 2 बेटे अमामा और अमामा गैर शादीशुदा थे। अच्छा ही है कि ये संजीदा होती जा रही है। लड़कियों के लिए संजीदगी अच्छी होती है, उन्हें जितनी जल्दी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाए उतना ही अच्छा है। सलमा ने एक गहरी सांस लेते हुए मामा से नज़रें हटा लीं। वो छुट्टियों में घर आई हुई थी और जितने दिन वो यहाँ रहती उनकी नज़रें इसी पर मरकूज़ थी। पता नहीं ये साजिद कहाँ रह गया, जो भी काम उसके ज़िम्मे लगा वो बस भूल ही जाओ। उन्हें अचानक अपने मुलाजिम का ख्याल आया जिसके पीछे वो लाउंज में आई थी। बड़बड़ाते हुए वो लाउंज से निकल गई। तो फ्रेंड्स, आने वाली अक़सात को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी।